Hello friends, I welcome you all in lesson number 25. In this lesson, I am giving an overview of tenses, present, past, future. एक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ सारी टेंसेस के बारे में, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है. सेंटेंसेस, नो एक्शन एंड विद एक्शन. अगर सेंटेंसेस की बात की जाए तो सेंटेंसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर एक्शन नहीं होता और ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर एक्शन होता है. हियर वी विल डिस्कस एन इंट्रोडक्शन बाय टेकिंग सिंपल सेंटेंसेस. And second thing, I am going to discuss structure of affirmative sentences in each case through animation in PowerPoint presentation. तो इस लेसन में मैं सारे टेंसेस के बारे में, सारे सेंटेंसेस ऐसे जो बिना एक्शन के होते हैं उनके बारे में सारा एक व्यू दूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा. और इसके बाद अलग अलग से हर प्रकार के लेसन्स बनाए जाएंगे जिसमें अलग सेपरेट चीज़ें करके हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सेंटेंस, जैसे मैंने पहले बोला, पहले बताते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. वाक्य, ये ऐसे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं, ऐसे शब्दों का समूह है जो अपनी कंप्लीट सेंस, पूर्ण रूप से सेंस बताते हैं कि उसका कोई अर्थ निकलता है. और डिटेल में ए सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, ये ऊपर मैं बता दिया, जो अपने आप में पूर्ण हो. टिपिकली कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट. अगर डिटेल में इसकी डेफिनेशन की जाए तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट भी होना चाहिए. कन्वेइंग ए स्टेटमेंट, या तो वो स्टेटमेंट के बारे में कन्वे करेगा, या क्वेश्चन के बारे में, या एक्सप्लेनेशन, या कमांड होगी, या एंड कंसिस्टिंग ऑफ ए मेन क्लॉज, उसे मेन क्लॉज होगा. एंड समटाइम्स वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, तो उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगे. इज कॉल्ड ए सेंटेंस. तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है सेंटेंस के बारे में, और जो इन चीज़ों के बारे में मैंने पहले अपने लेसन्स में बताया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो. तो सेंटेंसेस इन विच सेट डज नो एक्शन, ऐसे सेंटेंस जिनके बीच कोई भी एक्शन नहीं होगा. और दूसरे सेंटेंसेस कैसे हैं? सेंटेंसेस वेयर सब्जेक्ट डज सम एक्शन, जहाँ पर सब्जेक्ट कोई कार्य करता है. तो लेफ्ट साइड में ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट कार्य नहीं करता, उसमें कोई अपीयर नहीं होता कि वो एक्शन कोई कर रहा है. एंड ऑन द राइट साइड सेंटेंसेस इन विच सम एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट. तो सेंटेंसेस ए फ्यू एग्जांपल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग. आगे जाने से पहले मैं थोड़ा विचार विमर्श करने के लिए कुछ मैं एग्जांपल देना चाहूँगा. शी इज़ अ गर्ल. सो यहाँ पर इज़ है, मेन वर्ब आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा. ही वॉज मॉनिटर ऑफ क्लास 10th लास्ट ईयर, तो यहाँ वॉज है एंड मेन वर्ब इज़ नॉट देयर. मैं वर्ब किसको, एक्शन वाले वर्ब किसको बोलूँगा? एक्शन वाले वर्ब में ऐसे बोलूँगा जैसे प्ले, मैंने खेलना, तो ये प्ले बोलते हैं, तो इसमें कोई एक्टिविटीज़ होती है बॉडी की, बॉडी पार्ट्स की एक्टिविटी होती है, तो दैट इज़ एक्शन. ये एक्शन वर्ब है. ईट, खाना, तो खाने में क्या है, हम अपनी मूवमेंट करते हैं बॉडी की, एक्शन नज़र आता है. राइट, लिखने में नज़र आता है. जंप करते हैं, उसमें आता है टेक लेते हैं, फिनिश करते हैं काम को, तो उसमें हमें एक्शन नज़र आता है. पर इसमें जो सेंटेंसेस हमारे अभी तक मैंने देखे, ही विल बी अ लीडर आफ्टर 5 years, तो विल ये फ्यूचर का लग रहा है मुझे, फ्यूचर का ये लग रहा है. और 5 साल के बाद वो एक नेता होगा. ही वॉज मिनिटर ऑफ क्लास 10th लास्ट ईयर, वह पिछले साल क्लास का 10th में मिनिटर था. ही हैज़ ए पेन, उसके पास एक पेन है. यू हैड ए बुक, उसके पास एक किताब थी. यू विल हैव ए ब्लू पेन, आपके पास एक ब्लू पेन होगा. शी इज़ नॉट ए गर्ल, नेगेटिव करने के लिए ऐसा है. ही डजंट हैव ए पेन, यू डिडंट हैव ए बुक,
तुझे, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिसमें आपको कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आता, ऐसा कोई वर्ड नज़र नहीं आता जो एक वर्ब, एक्शन वर्ब का काम करे। तो इन सेंटेंसेस को मैं कहता हूँ सेंटेंसेस विदाउट एक्शन। अब हम राइट साइड देखते हैं, आई प्ले फुटबॉल, प्ले नज़र आ रहा है, प्ले, मैं फुटबॉल खेलता हूँ जैसे, आई प्ले, तो प्ले इसकी वर्ब की फॉर्म्स बन जाएं, सीधी सी पहचान, और इसमें एक्शन लगे तो प्ले। सो यहाँ पर क्या है कि वर्ब ऐसा है जो एक्शन शो कर रहा है, प्ले। और लेफ्ट साइड जितने सेंटेंस किए वहाँ पर कोई भी ऐसा एक्शन नज़र नहीं आ रहा, तभी उसका नाम हमने नो एक्शन सेंटेंसेस रखा है। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो नेगेटिव है, प्ले इज़ देयर विच रिप्रेजेंट्स सम एक्शन। ही प्लेड, second form of the verb play, so it is also showing action in the past. We will take exercise tomorrow. Will, the combination of will and take is the action verb, and will, combination of will and take represents some action in the future. They are playing football now, so this is the play is the main verb here, and are some helping verb. So combination showing some continuity. We were in the present and we were playing football last day. It's a matter of last day. What has happened? We're playing. So some action taking place has taking place in the future. We're playing. And continuity is there. They will be playing football tomorrow. It's a matter of tomorrow. What is going to happen still? What will happen that will be playing. This combination shows some continuity of activity in the future. I have done my work. Done. So done is the verb here. Have is the helping verb. I had finished my homework before. I shall have written my exercise by then. He has been sleeping for 5 years. तो ये इसमें है, कहीं प्ले लगा है, कहीं डू नॉट प्ले लगा है, कहीं प्लेड लगा है, कहीं बिल टेक लगा, कहीं आर प्लेइंग लगा है, कहीं वर प्लेइंग लगा है, बिल भी प्लेइंग लगा है, हैव डन लगा है, हैड फिनिश लगा है, शैल हैव रिटन लगा है, हैज़ बीन स्लीपिंग लगा है। देखो वैरायटी कैसी है। ऑन द राइट साइड एक्शंस, सम एक्शन इज देयर, ऑन द लेफ्ट साइड नो एक्शन देयर। तो हम इसको कहते हैं नो एक्शन बाई सब्जेक्ट, एंड ऑन द राइट साइड सम एक्शन बाई सब्जेक्ट। तो इनका हम कैटेगराइज करते हैं। सेंटेंस नो एक्शन बाय सब्जेक्ट, द सेंटेंस इन विच नो एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। सम एक्शन बाय सब्जेक्ट, तो यहाँ भी हम क्या बोलेंगे, द सेंटेंसेस विच सम एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट आर कॉल्ड टेंसेस। जिसमें एक्शन होगा उसको हम सीधा टेंसेस बोलेंगे, और जिसमें एक्शन नहीं होगा उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। टाइम की बात है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम। देखो कोई सेंटेंस होगा उसमें तो ये बात तो होगी, चाहे वो बात पहले की है, आज से पहले की है, या वो आज की बात है, या आगे आने वाली बात है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टाइमिंग तो यहाँ भी होगा और इधर भी होगा। तो इसमें क्या होगा, एंड इट टेल्स आइदर अबाउट द सब्जेक्ट। नो एक्शन सेंटेंस क्या बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में, जा पोजेशन बाय द सब्जेक्ट, जा उसने क्या पोजेशन की उसके बारे में बताएंगे। तो इस साइड भी ऑन द साइड ऑफ टेंसेस, वहाँ भी प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल जो पहले बीत चुका, फ्यूचर भविष्य जो आने वाला, जहाँ भी टाइमिंग होगा। और ये टेंसेस में क्या होता है, एंड इट टेल्स अबाउट एक्शन ऑफ वर्ब, ये तो वर्ब के एक्शन के बारे में बताता है। एंड आल्सो स्टेट ऑफ एक्शन, जो एक्शन की स्टेट होती है, अवस्था होती है, क्या वो अवस्था इनकम्प्लीट है, क्या वो कंटिन्यूस है, क्या वो फिनिश हो चुकी है, या परफेक्ट है, वो कैसी अवस्था है, उसके बारे में भी ये बताया जाता है टेंसेस में। तो नो एक्शन सेंटेंसेस, और ये हैं हमारे टेंसेस विद एक्शन। तो इसमें एक लाइन ड्रा की मैंने बीच में। अब लेफ्ट साइड देखते हैं, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भी होते हैं, टाइमिंग होते हैं इसमें हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बता सकते हैं, और इसमें भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताएंगे। दोनों देखो, वहाँ भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है और टेंसेस में ही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है। तो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि नो एक्शन सेंटेंसेस अबाउट द सब्जेक्ट बताते हैं, कि सब्जेक्ट अबाउट द सब्जेक्ट आगे जाकर पता लगेगा, स्ट्रक्चर कराऊंगा तो। और क्या बताते हैं ये, पोजेशन बाय सब्जेक्ट, किसने क्या चीज़ पोजेस की। जैसे मैं देखता हूँ, आई एम ए बॉय,
तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, आई एम बॉय, मैं लड़का हूँ। और मैं बोलता हूँ आई हैव ए पेन, तो ये पोजेशन, सब्जेक्ट की पोजेशन है जी, तो ये पोजेशन शो कर रहा है, एक्शन नहीं है यहाँ पर। और टेंसर साइड क्या होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस। इंडेफिनिट तो जिसके बारे में पता नहीं लगे कब है बात हुई, कंटिन्यूस जब जारी है, कंटिन्यूटी। और परफेक्ट, पूर्ण हो चुका, और परफेक्ट कंटिन्यूस, पूर्ण भी हो चुका है और कंटिन्यूस चला भी है, जारी भी है। तो ये इसमें हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिमिलरली पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए। तो ये बन गए 12। तो ऐसे हुए। अब मैं स्ट्रक्चर्स कराऊंगा। स्ट्रक्चर में ऐसे है, मैं यानी 6 टेबल्स, मैं 6 टेबल्स की बात करूंगा। अगर 6 टेबल्स का आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसको अपने पास उसको स्टडी कर लेंगे, याद रखेंगे जब भी टेंसेस बनाने, तो 6 टेबल्स को आप बिल्कुल अपने सामने रखिए, उसको देख के आप टेंसेस बनाएंगे या सेंटेंसेस बनाएंगे। तो यही अबाउट द सब्जेक्ट, यही मैंने फर्स्ट है मेरा, मैं नो एक्शन साइड, पहले 2 टेबल, टेबल 1 एंड टेबल 2, ये है नो एक्शन सेंटेंसेस के बारे में। और 4 टेबल्स हैं टेंसेस के बारे में, एक इंडेफिनिट के लिए, एक कंटिन्यूस के लिए, एक परफेक्ट के लिए और एक परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए। टेबल बड़ा यूज़फुल आपको लगेगा, आप देखेंगे एनिमेशन से किया है, आपको बड़ा समझ आएगा। तो पहला देखते हैं टेबल नंबर 1, सब्जेक्ट प्रेजेंट, जब टाइम प्रेजेंट होगा तो सब्जेक्ट क्या लेगा अपने आगे, इज एम आर लेगा या इज लेगा या एम लेगा, आर, इन 3 लिखे मैंने, इज एम आर, इसमें से कोई एक लेगा। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके मुताबिक ये लेगा। और एम तो आई के लिए बना है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। और बाद में अदर वर्ड्स में क्या है, बाद में क्या आ सकता है, इसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है, 2 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, बड़ा कुछ होता है। जब बच्चा कुछ सारा इसके अंदर आ जाता है। अब पास्ट में चलेंगे तब क्या होगा, ये इज एम आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा वॉज और वर्ब। सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा, प्लूरल होगा तो वर आएगा। फिर अदर वर्ड चलेंगे। जब फ्यूचर होगा तो कैसा होगा, फ्यूचर तो यहाँ शैल भी या विल भी आ जाएगा, और बाद में अदर वर्ड्स। अब एक चीज़ मैंने यहाँ देखी, ना तो सब्जेक्ट ने अपनी जगह बदली, ना अदर वर्ड्स ने बदली। तो कहाँ पर टेंसेस का, प्रेजेंट में इज एम आर, सिर्फ यही चीज़ें बदली जो आपको बीच में नज़र आ रही। तो अभी देखिए यहाँ मैं क्या देखा, चेंजेस एज पर चेंज इन टेंस एंड सब्जेक्ट इन नंबर। ये बीच की चीज़ें जो हमारे, ये मैंने रेक्टेंगल ड्रा की है लाइनों के द्वारा, इसकी चीज़ जो अंदर हैं वहाँ पर चेंज कैसे आएगा, अगर सब्जेक्ट का नंबर बदलेगा या सब्जेक्ट का पर्सन बदलेगा तब चेंज आएगा, या टेंस बदलेगा तब चेंज आएगा। देखो यहाँ प्रेजेंट था, इज एम आर था, और पास्ट आ गया तो वाज वर हो गया, और फ्यूचर आ गया तो शेल भी और विल भी हो गया। ये टेंस के मुताबिक बदल गया। अगर मैं यहाँ लिखूँगा आई तो एम आएगा, अगर मैं यहाँ ही लिखूँगा तो इज़ आएगा, तो ये पर्सनल मुताबिक हो गया। अगर जहाँ मैं लिखूँगा राम तो इज़ आएगा, अगर मैं जाऊँगा राम एंड श्याम तो यहाँ पर आर आएगा। ऐसे ऐसे अदर्स के लिए। तो 3 चीज़ें याद रखनी है। चेंजेस 3 चीज़ों से आते हैं, पहला टेंस से, दूसरा सब्जेक्ट के नंबर से, एंड तीसरा सब्जेक्ट के पर्सन से। हर जगह आपको यही नज़र आएगा। तो ये था टेबल नंबर 1। अब मैं बात करूँगा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, फॉर्मेटिव ले रहा हूँ, नेगेटिव नहीं बता रहा अभी। वो नेगेटिव जब मैं अलग से, जब मैं वो इसके अलग से हम लेसन्स बनाएंगे, वहाँ पर हर चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। वहाँ नेगेटिव की बात की जाएगी, इंटरोगेटिव की बात भी की जाएगी, नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात भी की जाएगी, और WH फैमिली की बात भी की जाएगी। वो कब लगाते हैं, WH फैमिली कब लगाते हैं, और कब हम आगे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये हम आगे जाकर बड़ा कुछ करने वाले हैं और डिटेल में करेंगे। अब हमारा सेकंड टेबल है पोजेशन बाय सब्जेक्ट। पहला टेबल था अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज आल्सो आई एम टेकिंग अफर्मेटिव। टेबल नंबर 2 सब्जेक्ट एज यूजुअल। हर टेबल में आपको यही आएगा, पहले सब्जेक्ट ही आएगा, फिर प्रेजेंट में क्या आएगा, हैज़, हैव। पोजेशन शो करता है हैज़, एंड देन मैं छोटे से एग्जाम्पल लेता हूँ, आई हैव अ पेन, ही हैज़ अ पेन। तो उसके मुताबिक
हैज़ हैव की सिलेक्शन में आगे जाकर बताऊंगा कि हैज़ कब लगाना है, हैव कब लगाना है, आगे थोड़े आगे जाकर बताया है तो वहाँ देखेंगे आप ध्यान से। पास्ट में क्या होगा, हैड, कोई चक्कर नहीं, यहाँ तो हैज़ और हैव की सिलेक्शन करनी पड़ती है। हैड में जब पास्ट आएगा, पास्ट टाइमिंग्स आएगा सेंटेंस के अंदर, तो हैड ही लगता है, हैड विद एवरी सब्जेक्ट। एंड थर्ड, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में जहाँ क्या आना चाहिए, शैल है, विल है, और ये अदर वर्ड्स। मैं एक चीज़ यहाँ पर और मेंशन करना चाहूँगा, जब भी किसी सेंटेंस को नेगेटिव करना हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा दो। आई हैव, तो ये मैं ये बताऊँगा, ये बाद में बताएंगे नेगेटिव इसको कैसे करते हैं, नोट लगाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर ये पोजेशन वाला है तो यहाँ नेगेटिव करने का एक ढंग अलग से है, तो आपको ये बताएंगे। तो यहाँ मैंने क्या देखा, चेंजेस एज पर चेंज इन टेंस एंड सब्जेक्ट इन, मैंने पहले पीछे बताया जी टेंस चेंज कैसे होता है। टेंस और टेंस के मुताबिक या सब्जेक्ट के नंबर या सब्जेक्ट के पर्सन के मुताबिक इसमें चेंजेस हम चूज़ करते हैं। तो देखो सब्जेक्ट अपनी जगह है, अदर वर्ड्स अपनी जगह है, तो चेंज बीच वाली चीज़ में आ रहा है। और टेबल 1 और टेबल 2 बड़े इंपॉर्टेंट है। टेबल 1 से टेबल 1 जो हमारा पीछे रह गया, उससे हमारा बनेगा कंटिन्यूस टेबल नंबर 4 बनेगा, मैं बताऊंगा कैसे बनता है। और टेबल नंबर 2 से परफेक्ट टेंस वाला बनेगा, परफेक्ट टेंस वाला। तो आगे जाकर जब मैं बताऊंगा तो आपने देखना जी। अब ये नॉन जो हमारे नो एक्शन वाले सेंटेंस की बात होगी। अब है टेंसेस की बात। टेंसेस में पहले इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात करूँगा इस टेबल में, बाकी के मैंने सिर्फ अफर्मेटिव की बात की है। सिर्फ इस टेबल के लिए मैं साथ में नेगेटिव की बात भी करूँगा, तो बताऊँगा क्यों करूँगा, ये पीछे बताऊँगा। सेलेक्ट एज यूजुअल, पहले सेलेक्ट आ गया। प्रेजेंट यहाँ नहीं है ये, नथिंग इज देयर। अब आपको मेन वर्ब मिलेगा, जो हमारे 4 टेबल अगले हैं इसमें सब में मेन वर्ब आपको मिलेगा। तो जो पहला हिस्सा होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब के लिए, कि जब वो कहते हैं सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब हो, तो हेल्पिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जो उसके बाईं तरफ होगा वो हेल्पिंग वर्ब भी होगा। पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा ही V1 वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। एस ई एस कब आता है और कब नहीं आता है आगे मैंने बताया हुआ। और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंप्लीट, ये स्ट्रक्चर है इसकी। अब देखिए पास्ट में क्या होगा, प्रेजेंट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ई एस लगता है। कब लगता है ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ भी नहीं है, कोई भी नहीं। नो हेल्पिंग वर्ब इज हियर इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, सबसे बड़ी बात। सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो, हम बिल्कुल बीच में कोई और चीज़ ना हो, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। और ऐसे ही जब वर्ब की पहली फॉर्म लगी हो और बीच में सब्जेक्ट और उसके बीच कोई चीज़ ना हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये पास्ट इज कंप्लीटेड। अब देखिए फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट वैसे ही रहा, हो शैल और विल, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैं। तो जब मैं जो सारा टेंसेस के अंदर क्या है, पहले सब्जेक्ट की बात की जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाएगी, फिर हम करेंगे बात मेन वर्ब की, फिर अदर वर्ड्स की। ये 4 चीज़ें। और यहाँ शैल विल का कोई समस्या नहीं, यहाँ शैल विल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अफर्मेटिव में, और सब्जेक्ट पास्ट में भी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वेयर एज फ्यूचर में ये शैल या विल, इसको बोलते हैं मोडाल्स। तो यहाँ शैल और विल क्या एक्ट कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब एक्ट कर रहे हैं। यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म आती है और ये अदर वर्ड्स आ गए। ये तो हो गया अफर्मेटिव के लिए, जैसे मैं पहले बता रहा था कि वाकई मैंने सारे टेबल्स अफर्मेटिव के साथ किए हैं, मगर सिर्फ इसमें मैंने नेगेटिव साथ क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और नेगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज़ रिक्वायर्ड ऑलवेज। नोट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। तो इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो पहले ये देख लेते हैं कि इसमें क्या देखा मैंने। इसमें ये देखा चेंजेस एज पर चेंज इन
टेंस एंड सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। पहले मैंने बात कर दी 3 चीज़ों की, सब्जेक्ट टेंस की बात की, सब्जेक्ट के नंबर की बात की, सब्जेक्ट के पर्सन की बात। शैल विल कब लगेगा तो ये उसके मुताबिक होगा। ये डिफरेंट है, पहले में V1 फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कि वर्ब ऐसे ऐसे लग जाता है। इसमें फिक्स है, ये V2 है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे इसका कोई चक्कर नहीं। ऐसे ही इसका चक्कर सिर्फ कहाँ पर है, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखते हैं फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होगा, क्या चमत्कार होने वाला है यहाँ पर, क्यों मैंने इसका स्पेशली यहाँ पर लिया है, बाकी तो मैंने आगे जाकर बताना है सब कुछ। तो इसमें नेगेटिव मैंने क्यों जिक्र किया, क्योंकि नेगेटिव में यहाँ डू नॉट या डज नॉट आएगा बाहर से नेगेटिव बनाने के लिए। जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा तो डू नॉट या डज नॉट बाहर से आएगा और यहाँ भी बनाएगा। या डू और डज नॉट लग जाए तो वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, ऐसी इसका चक्कर नहीं, ऐसी इस तो अकॉर्डिंगली डज और डू यहाँ चला गया, पर जहाँ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। और इसमें डिड नॉट आएगा बाहर से, और डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए सब्जेक्ट या प्रेजेंट था, डू डज एस का चक्कर था वर्ब के साथ, ऐसे नेगेटिव हुआ सो डू नॉट डज नॉट हो गया, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी पहले पास्ट इंडेफिनिट में, और वहाँ क्या हुआ, डिड नॉट आ गया, और ये वर्ब की पहली फॉर्म आ गई। तो शेल विल था, जहाँ पर नोट लगाना ईजी हो गया, तो शेल नोट साथ लग गया, विल नोट साथ लग गया। जहाँ बाहर से कोई चीज़ नहीं आई, सिर्फ नोट बाहर से आया, और ये वर्ब की पहली फॉर्म हो गई। अब क्या देखता हूँ मैं, अब नया रूप मैंने देखता हूँ कि ये तो वैसे ही चेंज है, चेंजेस एज पर चेंज इन टेंस एंड सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, बट हियर एवरीथिंग इज सेम, V1। और अगले जो टेबल्स हैं उन सब में आपको ये मेन वर्ब वाला पार्ट्स सेम नज़र आएगा। यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म में आएगी, जब इंडेफिनिट होगा नेगेटिव। इंटरोगेटिव के लिए मैं बाद में बताऊँगा आगे जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ थोड़ा लंबा होगा ये लेसन, पर बच्चे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन सारे टेंसेस की एक जगह की जाए। ये आपका लेसन लंबा हो सकता है, तो आप यूँ अंत तक देखिए, आपको बड़ी अंत तक मैंने कुछ और चीज़ें बताई हैं कि कैसे याद रखेंगे। अब है कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव। मैंने बोला था ये पहले टेबल से बनेगा, तो देखते हैं कैसे बनता है कंटिन्यू। यहाँ मैं बताऊँगा कि कंटिन्यूस कब यूज़ करते हैं और कैसे। सब्जेक्ट आ गया, वही इसम आ गया, यहाँ तक तो ठीक है। अगर आगे ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये तो टेबल 1 होगा, पर अब आपको क्या मिलेगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसको बोलते हैं, और बाद में अदर वर्ड्स आ गए। पास में क्या होगा, ये वाज वर्ड जैसे पहले था, पर टेबल 1 में देखिए ना आप, टेबल 1 और इसमें ये फ़र्क है, यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म लगी है उसके साथ इंग लग गया, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा है। एंड अब देखिए स्टेट वैसे जंप कर रहा है, वैसे अपनी प्लेस वैसे ही रख रहा है, नो चेंज। फ्यूचर शैल बी, वहाँ भी था, विल भी वहाँ भी था, साथ में लग गया वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा फ्यूचर का पार्ट। यहाँ मैं क्या देखता हूँ, जो हेल्पिंग वर्ब पार्ट है उसमें चेंजेस आते हैं, ये चेंज करते हैं अकॉर्डिंग, बट इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। यही देखा मैंने, हेल्पिंग या मेन वर्ब की बात आ जाए बीच में, हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है। इनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स, और ये वाले होते हैं जो चेंज नहीं होते, वो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। बड़ा लंबा चौड़ा मैंने जब वर्ब सेक्शन में उसके 5 लेसन बनाए थे, वहाँ जाकर आप इजीली देख सकते हो समझने के लिए। तो दिस इज़ सेम, दिस पार्ट इज सेम। जैसे नेगेटिव होने वहाँ बोल था, अब देखो यहाँ चाहे नेगेटिव चाहे वो अफर्मेटिव चाहे इंटरोगेटिव कोई भी हो, तो ये सदा ही वैसे का वैसा रहेगा। दैट्स वाई दीज आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस परफेक्ट बनता है टेबल नंबर 2 से। देखते हैं कैसे। अब परफेक्ट है क्या, ये मैं आगे जाकर बताऊंगा ना, जब मैं परफेक्ट टेंस की अलग से बात करूंगा, कि अगर मैं कराऊंगा तो यहाँ 2 घंटे का लेसन बन जाएगा। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। हैज़ हैव आ गया, सिलेक्शन होती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट की सबसे बड़ी पहचान इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कंटिन्यूस की सबसे बड़ी पहचान इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगा होता है। तो जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट जब भी होगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए उसको, हैज़ और हैव के साथ प्रेजेंट में, और पास्ट में हैड होता है, नो सर ये चक्कर ही कोई नहीं। तो ये मैं देख रहा हूँ टेबल नंबर 2 में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ नहीं थी, बाकी सब कुछ सेम था। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये टेबल सेकंड बन जाएगा। हाँ फ्यूचर के लिए क्या होगा अभी,
वहाँ था शैल है, विल है, बिल्कुल है, और साथ में लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये फ्यूचर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या देखा, देखो ये एनिमेशन हो रही है, दो जगह एनिमेशन होगी, डब्बे में बंद हो गया, तो ये चेंज करेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और ये सेम हो जाता है, चाहे जैसा मर्जी सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, कोई भी हो, सब में ये सेम रहता है। इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जब मैंने टेंसेस की टाइप्स के बारे में बताया था कि दो बताए थे कि या तो फाइनाइट वर्ब्स होंगे या नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगे, तो उसमें जेरेंट, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल जितने भी होते हैं वो किए थे। तो इसमें ये नॉन फाइनाइट होते हैं, चेंज नहीं होता। इसमें टेंस का या स्टेट के नंबर का या स्टेट के पर्सन का प्रभाव ही नहीं होता कि इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें परफेक्ट भी है, दिस कम्बिनेशन ऑफ बोथ परफेक्ट एज वेल एज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग होना जरूरी है, परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म होना जरूरी है, और परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए इसका मतलब है कि कोई कार्य पीछे से, इस समय की बात भी आएगी, सिंस और फार की बात भी आएगी। जब समय के साथ हो, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन किसी समय से चली हो, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। अब 3 टेंसेस में देखते हैं कैसे होता है। ये टेबल नंबर 6, सब्जेक्ट प्रेजेंट में कैसे होगा, हैज़ बिन, हैव बिन, सिर्फ बिन। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग, और जो हो गया प्रेजेंट अदर वर्ड्स। साथ में एक चीज़ और आएगी यहाँ पर, सिंस फॉर। सिंस कब आएगा, जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फार आएगा। तो यहाँ मैं क्या देखता हूँ, क्या ये परफेक्ट कंटिन्यूस की शर्तें पूरी करता है, यस करता है। कंटिन्यूस की वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इंक लगा है, और परफेक्ट की वीन लगा, यहाँ वीन, वी वाज वीन, तो दी थर्ड फॉर्म ऑफ वी, हैज़ हैव के साथ ये लग गया। तो ये दोनों शर्तें पूरी कर रहा है, और समय की बात भी हो रही है इसमें, सिंस फॉर। केवल हम समय नहीं लगाते हैं, को अंडरस्टूड होता है, कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टूड होता है। तो पास में क्या है, हैड होगा, सीधी बात है, हैज़ हैव रिप्लेस हो गया हेड के साथ। यहाँ सिलेक्शन की कोई चक्कर नहीं, सीधा ये V1 इन, और ये हो गया, और वही सिंस ऑफ आर एंड पॉइंट ऑफ टाइम। एंड फ्यूचर के लिए शैल हैव बिन, विल हैव बिन, फ्यूचर, V1 इंग। तो ये यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अगर नेगेटिव करना तो मैं आगे जाकर बताऊँगा कि नेगेटिव करना तो जैसे यहाँ हैज़ बिन हेल्पिंग वर्ब बने, तो पहले पार्ट के साथ नोट लगाएंगे। यहाँ हैड नोट भी, हैड बिन नोट नहीं करेंगे, हैड नोट। शैल हैव बिन में लगा तो शैल नोट, पहले पार्ट के हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट के साथ नोट लगता है। तो ये बड़ा क्लियर कट बन रहा है। तो यहाँ देखिए आप वही दो टेबल, तो यहाँ चेंजेस आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब में चेंज आता है, यहाँ कोई चेंज, सेम दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये 6 टेबल हो गए। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको कोशिश करेंगे। आगे जाकर आपको जब मैं अलग से लेसन्स बनाऊंगा तो वहाँ भी थोड़ा थोड़ा हम टेबल्स के बारे में बताएंगे। हम एक इंडेफिनिट लेंगे, प्रेजेंट का लेंगे, तो वहीं हम डिस्कस कर लेंगे नेगेटिव कैसे होता है, इंटरोगेटिव कैसे होता है। यूजफुल की पॉइंट्स, पहले पॉइंट है आई के साथ एम आता है। इस कहाँ आता है, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे राम, मोहन, जैसे वो सिंगल थिंग होगी तो उसके साथ आएगा। और आर किसके साथ आता है, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ। आई एम से आई के साथ लगता है, बाकी नहीं लगता है। ये ही, शी, इट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नाउन। और ये कैसे हैं, वी, यू फर्स्ट का प्लूरल पार्ट है, यू, दे, लाइक दिस। तो काले हैं ये सिंगुलर के लिए हैं, ये दूसरे और रंग हैं, ये इस रंग के हैं जो प्लूरल के लिए, और जो डिफरेंट कलर हैं वो देखो। वाज कहाँ था, आई, ही, शी, इट से रिमेंबर कर लो इनको। आपको बोल बार का दिखा, आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, राम वाज। तो जहाँ भी बोलिए आई एम, ही इज़, शी इज़, इट इज़, सिंगुलर नाउन कोई भी हो, वी आर, यू आर, या अलग अलग बोल के देखिए। ओके, एकदम जब भी कोई बोलने में आए तो ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। वर्ड कैसे आएगा, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। प्लूरल की बात होगी तो ये प्लूरल है, क्योंकि वर्ड इज प्लूरल। अब हैज़ कहाँ का, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन। 4 चीज़ें भी, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन का हैज़ आता, बाकी सबके साथ हैव किसके साथ है, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ हैव। स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप रिमेंबर कर सकते हो। अब हैड का चक्कर ही कोई नहीं, हैड जो मर्जी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, जैसा मर्जी हो, उसके साथ हैड आएगा, नो कन्फ्यूज़न। तभी ये रंग मैंने लग गया है। और देखिए कहते डू कहाँ आएगा,
जब नेगेटिव बनाते हैं किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो डू बाहर से आता है ना, तो आई वी यू दे प्लूरल के साथ डू आएगा, बाकी ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ डज आएगा। देखो जहाँ हैव लगता है वहाँ डू आएगा, जहाँ हैज़ लगता है वहाँ डज आएगा। और से डिड, अब फ्यूचर पास्ट में तो इंडेफिनिट में बड़ा ठीक है, नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में, तो यहाँ तो डिड सबके साथ लग जाता है, नो सिलेक्शन नहीं करनी पड़ती। और चीज़ देखते हैं क्या है, आई और बी के साथ शेल फ्यूचर में, एंड ही शी इट सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन कोई भी विल आता है, पर आजकल वट विल इज़ प्रेफर्ड विद एवरी सब्जेक्ट इन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में शेल का जो चलन है वो ऑब्सोलीट होता जा रहा है, तो हम विल वी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी गलती नहीं होती। बट इन सम कंडीशंस रिप्रेजेंटिंग प्रॉमिस, थ्रेट एंड डिटर्मिनेशन द यूज़ ऑफ शेल एंड विल रिवर्सेस, तो आई और बी के साथ विल आएगा, ये मैंने बताया, यहाँ पर शेल आएगा जब कब प्रॉमिस की बात हो, थ्रेट की बात हो, डिटर्मिनेशन की बात हो। सेंटेंस करेंगे हम आगे हो। तो ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हेल्पिंग वर्ब्स और प्रेजेंट जो होते हैं, इज़ एम, जल्दी करूँगा, इज़ एम आर हैज़ हैव डू, जो मैंने टेबल पीछे देखी उसके मुताबिक हैव हैज़ बीन, हैव बीन हैज़ बीन। और हेल्पिंग वर्ब पास्ट वाज वर डिड हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर शैल विल, shall be, will be, shall have, will have, shall have been, will have been, like this. V1 और V1 ES comes after select in present definite tense, यहाँ बीच में और नहीं आता कुछ भी नहीं, या अफर्मेटिव फॉर्म होगी तो V1 जो V1 S या ES आएगा। V2 comes after select in past indefinite tense, अफर्मेटिव फॉर्म। जब किसी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो वो डेफिनेटली पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगी हो या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसे ही लगा हो वो डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। नोट कम्स आफ्टर फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने पीछे बताया, इफ सेंटेंस इज टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो, पर केजा नहीं लगता, वो हेल्पिंग वर्ब लेकर लगता है तो बताएंगे बाद। फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। इफ ए सेंटेंस इज टू मेक इंटरोगेटिव, इंटरव्यू बनाना तो हेल्पिंग वर्ब का चक्कर है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के आगे ले आओ। इससे और जानकारी करनी हो तो लेसन नंबर 3 मैंने बनाया है, वहाँ के कैसे नेगेटिव होता है, कैसे इंटरोगेटिव होता है, कैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। तो ये यहाँ सीक्वेंस का टॉपिक है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, SOV एंड SVO। तो ये वहाँ मैंने फार्मूला बताया था, उसको आप देखेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। नो हेल्पिंग वर्ब इज देयर इन इंफॉर्मेटिव फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। पहले बताया मैंने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो फॉर्मेटिव फॉर्म्स हो, फॉर्मेटिव जो पॉजिटिव फॉर्म्स होते हैं उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। डू डज फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बाहर से आते हैं, एंड डिड फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म। जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव फॉर्म करते हैं तो डू, डज या डिड पास्ट में ये बाहर से आते हैं। वॉच द लेसन सेलेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सा आएगा, किस रूप में आएगा, हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा, किस रूप में आएगा। तो ये लेसन नंबर 23 एंड लेसन 24 आप मेरा देखेंगे तो उसमें आपको अब बात तो ये रही कि मैंने आगे करना क्या है। ये तो मैंने आपको एक आइडिया दिया, सिर्फ जैसे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक लेसन बनाकर आइडिया दिया था, तो यहाँ मैंने सिर्फ टेंसेस के बारे में या सेंटेंसेस, नो एक्शन टेंसेस के बारे में एक आपको जैसे एक ओवरव्यू दिया है। आगे जाकर हम अलग अलग नो एक्शन का अबाउट द स्टेट पार्ट है उसका अलग से एक लेसन बनेगा। नो एक्शन सेंटेंस पोजेशन वाला पार्ट है उसका एक अलग से सेंटेंस बनेगा। पहले मैं हर चीज़ की स्ट्रक्चर अलग से बताऊंगा, उसके सेंटेंसेस बताऊंगा। इंडेफिनिट का, कंटिन्यूस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अलग बनेगा, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का अलग बनेगा, सबका अलग अलग बनेगा। वहाँ मैं बताऊँगा अलग अलग स्ट्रक्चर लेकर एक एक सेंटेंस बनाकर उसको कैसे नेगेटिव करेंगे, उसको कैसे आप इंटरोगेटिव करेंगे, उसको कैसे नेगेटिव इंटरोगेटिव करेंगे, क्यों आप WH फैमिली यूज़ करेंगे। सीधा फंडा एक है, जब क्वेश्चन का सेंटेंस हो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाओ पीछे, जिस सेंटेंस का हम आंसर येस और नो में दे सकें तो वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और जिस सेंटेंस का हम आंसर येस नो से ना दे सकें, आइदर येस या नो से ना दे सकें, तो वहाँ पर WH फैमिली यूज़ करते हैं। WH फैमिली आते हैं व्हाट, हु, वेयर, वाई, व्हेन, विच, हाउ, एट्सट्रा, होम के आते हैं इसमें ना। तो जब करेंगे तभी हम डिस्कस करें। जैसे
आर यू ए बॉय, मैंने ये बोला, आर यू ए बॉय बोला मैंने। और आर क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या आप एक लड़के हो? तो मैं बोल रहा हूँ लड़का हो यस बोलेगा, लड़की हो नो बोलेगी। इसका आंसर हम यस और नो से दे सकते हैं। बट जब मैं पूछूँ कि हाउ आर यू, या मैं पूछूँ व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ मैंने यस और नो नहीं कह सकता। व्हाट इज़ योर नेम पूछा तो मैं यस और नो नहीं कह सकता। यहाँ मुझे क्या बताना पड़ेगा, मुझे अपना नाम बताना पड़ेगा। या हाउ आर यू बोला, ये उसने WH फैमिली यूज़ की है स्टार्टिंग में, और यहाँ मुझे बताना पड़ेगा मैं कैसा हूँ, आई एम ओके। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस के होते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ बन गए, तो उसके जो उससे पहले आप WH फैमिली रख देंगे तो वो WH फैमिली वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये मैंने कोशिश की। टेक screenshots of 6 tables and try to learn and remember the helping verb and form of main verb taken by subject in each sentence। अब स्क्रीनशॉट लेगा टेबल्स के, आप लेंगे कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है और कौन से वर्ब आते हैं। जैसे परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डेफिनेटली, कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंग आएगा, इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पर कुछ केसेस में अफर्मेटिव में चक्कर है, बाकी नेगेटिव में उसमें तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसे कंटिन्यूस में वीन भी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंक भी आएगा। अपलोडिंग द नेक्स्ट लेसन वेरी सून, सो थैंक यू वेरी मच। आपको ये लेसन कैसा लगा? इस लेसन को बनाने के लिए और आगे जो लेसन आएंगे इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी लोगों से संपर्क किया, जो इंग्लिश नॉन पीपल हैं उनसे काफ़ी संपर्क किया है, मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं, मैंने काफ़ी ग्रामर्स में देखा है, तो उसका निचोड़ बनाकर तो ये मैंने किया है। आप मेरी एफर्ट्स आप क्या पसंद करते हो, और अगर करते हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता लगे। अगर जल्दबाजी में, क्योंकि बड़ी बड़ी लंबा करना, प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक हो सकती है, तो नो प्रॉब्लम, वी आर नॉट इंग्लिश पर्सनस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। चाहिए कि हमें समझ आना चाहिए कि हम क्या बोल सकते हैं। तो वट एवर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर, जो जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो वहाँ पर मुझे सजेशन दे सकते हैं। जिनके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है, या वो कई लोगों को मैं बड़ा हैरान हूँ कि इनको कमेंट, दे डोंट नो हाउ टू कमेंट इन द यूट्यूब, देयर मैनी पर्सन। जागिए, सीखिए, आजकल यूट्यूब का ज़माना है, यू कैन लर्न एवरीथिंग। मैंने हारमोनियम मैंने कैसियो सीखा है यूट्यूब से। मैंने यूट्यूब को पहले मुझे नहीं पता, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। विद द पैसेज टाइम आई हैव लर्न, आई एम लर्निंग, स्टिल लर्निंग। आई नेवर से आई एम परफेक्ट, आई से दैट I always prefer learning whatsoever it is। नेक्स्ट मैं एक गिटार है मेरे पास, काफ़ी साल पहले ली थी, तो उसको आई एम ट्राइंग फॉर दैट। उसको मैं यूट्यूब से मैंने लेसन, यू कैन लर्न एवरीथिंग, यूज़ यूट्यूब फॉर पॉजिटिव थिंग्स नॉट फॉर नेगेटिव थिंग्स, एवरीथिंग इज़ देयर। यू जस्ट राइट इन द सर्च सेक्शन, राइट what do you want to see, what do you want to watch, just right there you will get everything। So thank you very much for being with me and try to watch this lesson। अब आज मैंने बच्चों को कुछ स्क्रीनशॉट्स पहले ही भेज दिए थे, हमारे जो जिनका हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, तो उनको मैंने बोला कि आप थोड़ी चीज़ें रिमेंबर करिए, की पॉइंट्स को रिमेंबर करिए, तो आप इन लेसन्स को देख कर आपको ज़्यादा यू विल एंजॉय, क्योंकि आप यू कांट एंजॉय विद मनी, सपोज यू आर हैविंग एनफ मनी, यू हैव सफिशिएंट मनी, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आपके दिमाग में कितना कुछ है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। योर मनी मे गो बट इन योर माइंड दैट नेवर गोज, दैट ऑलवेज रिमेन विद यू, एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से नॉलेज इज पावर। सो ट्राई टू गेन नॉलेज एवरीवेयर, एनीवेयर एंड फ्रॉम एनी पर्सन, चाहे वो आपसे बड़ा है, जानकार ज़्यादा, या अब छोटा है, ट्राई टू लर्न एवरीवेयर। थैंक यू वेरी मच।